प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने जो एग्जांपल दिया कि आई पेड 12 months का रेंट इन एडवांस, द नेचर इज एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली. The nature of this is revenue expenditure हाँ only. It is related to a time period. It is not really creating a fixed asset. Am I right? मतलब रेंट दे, एडवांस रेंट दे के वो बिल्डिंग या वो ऑफिस मेरा नहीं हो गया. जस्ट दैट आई हैव पेड इन एडवांस बिफोर द टाइम हैज कम. मैंने पहले ही पैसा दे दिया, और जैसे ही मैंने पैसा दे दिया, आई हैव नाउ अ लीगल राइट टू यूज इट फॉर 12 months. तो इसको प्रीपेड बोलते हैं. जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं ना, तुमने रिचार्ज कर लिया 500 का, अब 500 का टॉक टाइम तुम्हारे पास है, यू कैन यूज इट इन द नेक्स्ट 1 month whenever you want, but you have already paid for it in advance. तो अगर मैंने रेंट की पेमेंट पहले कर दी, तो मैं इमीडिएटली रेंट अकाउंट को डेबिट नहीं करूंगा, रेंट नहीं करूंगा. ये व्हाट इज दिस, रेंट इज एन एक्सपेंस. क्या इससे मिलने वाला सारा बेनिफिट एक्सपेंस हो चुका है? नहीं, नहीं हुआ ना. अगले 12 12 महीने months तक बाद होता होगा. रहेगा, होता हाँ रहेगा ना. तो what I will do is I will not debit the rent account. I will debit prepaid rent account, and I will treat this like an asset, even though there is no asset as such, but legal right to hai, that is also like an asset. It is not a fixed asset, it is not a non-current asset, but it is an asset nevertheless. Okay, तो इसको मैं डेबिट करूंगा and I will कैश. credit cash or bank, whatever. Now, suppose 1 month has passed. Let's put a number to it. सपोज 12,000 रुपए मैंने दिया था, 1,000 रुपया महीना रेंट है, एक महीने का 1,000, 12 months का 12,000. नाउ 1 month हैज पास्ड, आई हैव बीन यूजिंग द ऑफिस. क्या मेरे पास अभी भी 12 महीने यूज करने का बेनिफिट फैसिलिटी है? नहीं. 11 ही बचे, एक मैंने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया, राइट? दैट मीन्स उसमें से एक महीने के बराबर का रेंट एक्सपेंस हो गया. पहले वो प्रीपेड एक्सपेंसेस था, मतलब एक्सपेंसेस पेड फॉर इन एडवांस. नाउ आई हैव कंज्यूम्ड इट. अब फिर रेंट मैं अकाउंट जर्नल एंट्री करूंगा, आई विल से नाउ आई हैव एक्सपेंस्ड 1 month का रेंट. तो रेंट अकाउंट डेबिट 1000 डेबिट 1,000 टू कैश. नो, यू आर नहीं, नॉट पेइंग कैश अगेन. नहीं. हाँ, टू प्रीपेड रेंट. करेक्ट, टू प्रीपेड रेंट अकाउंट 1,000. क्योंकि रेंट प्रीपेड रेंट अकाउंट से 1000 कम हो गया. हाँ, अब तुम्हारे पास सिर्फ 11,000 का बेनिफिट बाकी है, सिर्फ 11,000 प्रीपेड है. एक महीने का तुम पेमेंट भी पहले कर चुके थे और बेनिफिट भी कंज्यूम हो चुका है. ओके, एंड इफ यू लुक एट द प्रीपेड रेंट अकाउंट एट दिस पॉइंट, अगर उसको लेजर में देखो कैसा दिखता है, तो इधर में लिखा होगा कैश 12,000, और इधर में लिखा होगा रेंट 1,000. इसका बैलेंस कितना है? 11,000. मतलब 11,000 इसमें अभी भी मेरे पास बेनिफिट लेना बाकी है. अगर मैं इस डेट पर बैलेंस शीट बनाऊं, तो आई विल से प्रीपेड रेंट मेरे पास अभी कितना है? 11,000. दैट इज तो द ये कौन क्लोजिंग सा बैलेंस. अकाउंट का लेजर है? ये प्रीपेड रेंट. Okay. पहले तुमने डेबिट किया व्हेन यू पेड कैश 12,000, एंड देन जब एक महीना निकल गया, गुजर गया, तो उसमें से 1,000 यू ट्रांसफर्ड. वी डिड दैट एंट्री ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट. दिस इज दैट एंट्री. और बैलेंस कितना बचा इसमें? 11,000 इज द बैलेंस. तो आज के दिन अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, तो आई विल से प्रीपेड रेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 11,000, एंड दैट इज एन एसेट, because I have a right to continue to use the office for 11 months. Okay, तो इसको बोलते हैं prepaid expenses. Expenses paid in the current year, but entirely or partly related to next year, a future period. एडवांस में तुमने दे दिया है. अब देखो, अगर मैं 1 अप्रैल को पेमेंट कर रहा हूं,
1st April I am making the payment for 12 months. तो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, बाय द टाइम आई रीच 31st मार्च, ये पूरा का पूरा वैसे भी रेंट में ट्रांसफर होने वाला है. प्रीपेड अभी बोलूंगा, लेकिन हर महीने करते करते विद इन द अकाउंटिंग ईयर ये रेंट बन जाएगा. तो मैं एडवांस में दूं या महीने के अंत में दूं या हर महीने के स्टार्टिंग में 1 महीने का बराबर रेंट दूं, इस पूरे साल का अगर मैं इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा तो उसमें एक्सपेंस कितना आएगा? 12,000. तो हम अगर ईयर के एंड में कैलकुलेट कर रहे हैं तो डायरेक्टली सीधा वो रेंट 12,000 क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. अगर हम मंथली कैलकुलेट नहीं कर रहे तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस. यही बात मैं कह रहा हूं कि मैं हर महीने के स्टार्टिंग में एंट्री करूं या मैं एक साथ उसको रेंट बोल दूं, इट डजंट मैटर. अगर हम महीने की महीने पीएनएल नहीं कैलकुलेट कर रहे तो, पूरे साल का कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन एक सिचुएशन है जब फर्क पड़ सकता है. कोई जरूरी नहीं है कि मेरा रेंट का टाइम पीरियड और मेरा अकाउंटिंग ईयर सेम हो. फॉर एग्जाम्पल, मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1st अप्रैल से 31st मार्च, लेकिन मैंने रेंट का अग्रीमेंट किया 1st जनवरी से 31st दिसंबर. ओके, तो 1st जनवरी को मैंने पूरे 12,000 पे कर दिए. अब अगर मैं अकाउंटिंग पीरियड की बात करूं तो जैन ठीक है, फेब ठीक है, मार्च ठीक है. ये 3 महीने का रेंट जो है वो इसी साल को बिलोंग करता है. लेकिन बाकी के जो 9 महीने हैं वो तो इस साल को बिलोंग नहीं करता. अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से तो वो अगला पीरियड है. तो मुझे प्रीपेड की एंट्री करनी पड़ेगी. कैसे? 1st जैन को आई विल मेक अ जर्नल एंट्री, प्रीपेड प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000, टू कैश और बैंक 12,000. एंड ऑन 31st ऑफ मार्च आई विल से, इसमें से 3 महीना तो मैंने यूज कर लिया, वो इसी पीरियड का खर्चा है, एक्सपेंस हो गया. तो आई विल से रेंट अकाउंट डेबिट हाउ मच? 3,000 3,000 टू प्रीपेड प्रीपेड रेंट रेंट. अकाउंट 3,000. अच्छा, अभी फिर सीधा 31st दिसंबर को करेंगे कि रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट 9,000. करेक्ट. या तो मंथली बेसिस पे करेंगे या मंथली भी 31st कर दिसंबर को सकते. कर देंगे. ओके. हम्म अगर मैं ड्यूरिंग द पीरियड, अगर मैं हर महीने नहीं निकाल रहा हूं तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस. मैं 31st दिसंबर 31st मार्च कभी भी कर सकता हूँ. ऑलराइट. लेकिन ये 31st मार्च को तो करना ही पड़ेगा बिकॉज ये 2 अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स में पड़ रहे हैं. तो ये भी हो सकता है कि हमने पूरा का पूरा अगले साल का एडवांस पेमेंट कर दिया हो. ये भी हो सकता है कि पार्टली इस साल कंज्यूम होगा, पार्टली अगले साल कंज्यूम होगा. हो सकता है ना, मैंने 2 साल का एडवांस पेमेंट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है. तो एक्सपेंसेस पेड फॉर इन द करेंट ईयर, बट या तो पूरी तरह से या पार्ट ऑफ इट विल बी कंज्यूम्ड इन द नेक्स्ट ईयर, सो इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर. इसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस. ओके, सो एक्सपेंसेस पेड फॉर but benefit will be received in next accounting year. Similarly, there is a concept outstanding expenses. ये क्या है बताओ? तो पेमेंट अभी नहीं हो रहा. प्रीपेड के केस में क्या था? पेमेंट अभी हो गया, बेनिफिट बाद में मिलेगा. इसमें बेनिफिट अभी मिल रहा है, पेमेंट बाद में. बेनिफिट ले चुका हूं पर पेमेंट अभी किया नहीं है, बाद में करूंगा. तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का ये मतलब नहीं है बहुत अच्छा बोलते हैं ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये वो आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग नहीं है. आउटस्टैंडिंग मतलब अभी देना बाकी है, पेंडिंग है. तो सैलरी भी आउटस्टैंडिंग ही हुआ है. अगर तुमने पे नहीं करी तो आउटस्टैंडिंग है. वो तो मंथ के एंड में पे करता है ना, तो पूरा मंथ के टाइम पे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हाँ, नहीं होगा. हाँ कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग है. कोई भी खर्च जिसका बेनिफिट मिल गया है और देना बाकी है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. लेकिन सैलरी के केस में हम लोग डेली बेसिस पर अकाउंटिंग नहीं करते, मंथ में एक बार ही करते. हाँ. लेकिन सपोज मंथ एंड आ गया, तब भी तुमने स्टाफ की सैलरी किसी कारण से नहीं दी, अगर 5 दिन लेट है तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. हम्म तो
एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड। तो इसकी एंट्री क्या होती है? अगर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे, जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, expense account debit, and you will credit a liability which is यहां पे मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, बट जो भी एक्सपेंस है उसके हिसाब से नाम होगा।